रात के 8 बज चुके हैं और मैं हूं आप सभी का अपना शाविज़ मलिक और हाज़िर हूं आप लोग के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। दोस्तों, भले ही ये कहानी मैं 8 बजे के आसपास शूट कर रहा हूं और मुझे उम्मीद थी कि 8 बजे ये कहानी पोस्ट हो जाएगी, लेकिन वाईफाई चूँकि अभी भी आया नहीं है, मैंने कई बार कॉल कर दिए। हो सकता है कि वाईफाई की वजह से वीडियो आप लोगों तक पहुँचने में लेट हो जाए। और दोस्तों, आज की जो कहानी मैं आप लोग को सुनाऊँगा, ये कहानी अपने आप में एक ऐसी कहानी है कि जिस पूरे मामले को पुलिस इस केस के अंदर ये समझ रही थी कि ये महज आत्महत्या का मामला है। दरअसल वो एक मर्डर का मामला था। लेकिन उससे भी बड़ी हैरानी की बात पुलिस वालों के लिए ये थी कि एक ऐसा व्यक्ति था जो हॉस्पिटल ले जाने, पोस्टमार्टम कराने से, पुलिस थाने में रिपोर्ट लिखाने और धरना प्रदर्शन करने में भी जो व्यक्ति उस परिवार के साथ था, जो पुलिस से लगातार सवाल या निशान पुलिस को काम पर लगा रहा था, वही व्यक्ति इस पूरे केस के अंदर मुजरिम निकलता है, यानी वही कातिल था। यकीनन दोस्तों, आप लोग इस पूरी प्लानिंग को जब सिलसिलेवार तरीके से सुनेंगे तो आप लोग अपने कानों पर विश्वास नहीं करेंगे। आप लोग सोचेंगे कि आखिर कोई इतना शातिर कैसे हो सकता है। तो ये पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से दोस्तों मैं आप लोगों को सुनाऊंगा, लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है कि अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सपोर्ट करें, अपना प्यार दिखाएं, चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं, फिर सीधा इस कहानी का रुख करते हैं। दोस्तों, बात करें अगर आज की इस कहानी की, तो आज की इस कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश से। और इसी उत्तर प्रदेश के अंदर एक ज़िला लगता है मुरादाबाद ज़िला। और ये जो मुरादाबाद ज़िला है, यहीं के अंतर्गत एक इलाका आता है, पकबाड़ा इलाका। और इसी पकबाड़ा इलाके के अंतर्गत एक गांव आता है, रतनपुर गांव। और ये जो रतनपुर गांव है, इसी गांव के अंदर एक व्यक्ति रहा करते हैं। इनका नाम है रिंकू सिंह। रिंकू सिंह पेशे से ग्रोथ सेंटर फर्म में एक ठेकेदारी का काम करते हैं, लेकिन साथ के साथ ये बीजेपी के बूथ अध्यक्ष भी हैं। सारी ही चीज़ें बहुत अच्छी चल रही थी। जो कुछ मेहनत पैसा कमाया करते थे तो इनकी जो पत्नी थी, उसी पत्नी के हाथ पे रखा करते। इसी से इनके परिवार का भरण पोषण चल रहा था। सारी ही चीज़ें बहुत एक्यूरेट तरीके से चल रही थी। यानी रिंकू सिंह अपने परिवार को चलाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे थे। लेकिन इसी बीच में एक तारीख आ जाती है, 1 अगस्त साल 2025। और इस 1 अगस्त साल 2025 को चूँकि रतनपुर गांव के अंदर इस तरीके की अफवाह बहुत ज़्यादा थी कि गांव के अंदर ड्रोन वाले चोर आ रहे हैं। अब जैसे ही ड्रोन वाले चोर की अफवाह इस गांव के अंदर उड़ती है, तो गांव के कुछ लोग जो होते हैं वो गांव के अंदर जगह जगह बैठ कर पहरा दे रहे होते हैं। लिहाजा 1 अगस्त साल 2025 को जो रिंकू सिंह होते हैं, ये अपनी पत्नी से कहते हैं कि मैं भी ज़रा गाँव में जा रहा हूँ, देखता हूँ कि क्या हाल चाल है, लोग कहाँ कहाँ बैठे हैं, क्या कर रहे हैं। लिहाजा रिंकू सिंह जो होते हैं, ये अपनी पत्नी से ये कहकर और शाम का खाना खाकर चले जाते हैं। अब उसके बाद में रात के तकरीबन 9 से 10 बजे के आसपास का समय हो जाता है। अब 9 से 10 बजे के आसपास जब रिंकू सिंह लौटते नहीं हैं, तो उनकी जो पत्नी होती है उनको चिंता होती है। इसलिए वो अपने पति का मोबाइल नंबर ट्राई करती है। अब जैसे ही पति का मोबाइल नंबर ट्राई करती है, तो पति का मोबाइल नंबर तो घर पे ही बोलता है। अब पत्नी समझ जाती है कि ये जल्दी जल्दी में शायद मोबाइल घर भूल गए। इसलिए पत्नी जो थी, उनके दोस्त एक रोहित होता है, उस रोहित को कॉल करती है। एंड कॉल करने के बाद में पूछती है कि रिंकू कहाँ है। तो जो रोहित होता है वो कहता है कि हम सारे लोग मंदिर पे बैठे हुए हैं। उसके बाद में पत्नी कहती है कि चलो ठीक है, मैं बस पूछने के लिए कॉल किया था। उसके बाद में पत्नी और जो परिवार के अन्य सदस्य होते हैं, सब के सब शाम का खाना खाकर बहुत ही गहरी नींद में सो जाते हैं। अब जैसे ही सुबह का वक्त होता है, तो इसी सुबह के वक्त पर कुछ लोग दौड़े दौड़े भागे भागे इसके घर पे आते हैं, रिंकू सिंह के घर पे। और आने के बाद में कहते हैं कि जो मंदिर है उसी के पास में रिंकू सिंह की एक तरीके से डेड बॉडी पड़ी हुई है। अब वो नशे की हालत में है कि उसकी डेड बॉडी पड़ी हुई है, इस बारे में नहीं पता। लिहाजा जो घर पड़ोस के जो लोग होते हैं तुरंत भागते हैं। भागने के बाद में तुरंत रिंकू सिंह को उठाते हैं। एंड उठाने के बाद में तुरंत नज़दीकी पुलिस थाने पहुंचते हैं। अब पुराने अस्पताल के पास में ये इस तरीके से मिला था शव। अब उसके बाद में जो घर परिवार वाले लोग थे, जब ये लेकर पहुंचे, वहाँ पर ट्रीटमेंट शुरू किया गया। तो जो हॉस्पिटल का स्टाफ होता है वो थोड़ी ही देर ट्रीटमेंट करने के बाद में कहता है कि शायद रिंकू सिंह की मौत हो चुकी है। अब वहीं से तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया जाता है। उसके बाद में पुलिस जो थी आती है। आने के बाद में डेड बॉडी का पंचनामा करती है। एंड पंचनामा करने के बाद में सीधा डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। अब इधर दोस्तों डेड बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेजी गई थी। इधर पुलिस इस पूरे मामले में रिंकू सिंह की पत्नी और रिंकू सिंह के परिवार वालों से पूछताछ करती है। क्योंकि पूरा जो मामला था, ये अभी तक न जिस्म पर कोई चोट के निशान, न कोई खरोच के निशान, तो ये मामला शायद सुसाइड का ही लग रहा था। और ऐसा लग रहा था कि शायद रिंकू सिंह ने कुछ खा लिया है और जिसकी वजह से उसकी जान चली गई है।
लेकिन पुलिस ये जानना चाह रही थी कि आखिरकार अगर रिंकू सिंह ने सुसाइड किया है तो उसके पीछे रीज़न क्या होगा। लेकिन फिर भी पुलिस अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करती है एंड इस पूरे मामले के अंदर पूछताछ शुरू करती है। सबसे पहले रिंकू सिंह की फैमिली में रिंकू सिंह के जितने भी परिवार में लोग होते हैं सबसे पूछा जाता है। रिंकू सिंह की पत्नी से पूछा जाता है कि तुम्हारे पति की किसी से कोई दुश्मनी थी क्या, किसी से कोई रंजिश थी क्या, किसी से कोई पैसों का लेन देन है, किसी से हाल फिलहाल में कोई झगड़ा हुआ हो। तो जो घर परिवार के लोग होते हैं साथ के साथ रिंकू सिंह की जो पत्नी होती है सारे के सारे लोग यही कहते हैं कि साहब हम तो बहुत सीधे साधे लोग हैं, ना हमारा किसी से कोई झगड़ा, ना किसी से कोई विवाद, ना किसी से कोई पैसों का लेन देन। अच्छा, पुलिस रिंकू सिंह के कामकाज के बारे में पूछती है तो पता चलता है कि ग्रोथ सेंटर में ये एक ठेकेदारी का काम किया करते थे, साथ के साथ भाजपा के बूथ अध्यक्ष भी थे। अब जैसे ही पुलिस को ये सारी चीज़ें पता चलती हैं तो पुलिस इस पूरे मामले में अब सतर्क होती है और उसके बाद में इस पूरे गांव के अंदर बारी बारी से पूछताछ की जाती है। इधर जो डेड बॉडी थी पोस्टमार्टम होकर डेड बॉडी आ जाती है, लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में भी ये ऐसा कुछ पुष्टि नहीं हो पाती है जिससे पुलिस का संदेह या पुलिस को किसी के ऊपर शक हो। लेकिन पुलिस को लगने लगा था कि शायद आत्महत्या का मामला नहीं है और शायद इस पूरे मामले के अंदर हत्या की गई हो, लेकिन हत्या किसने की है, क्यों की है, ये पुलिस के लिए एक राज था। पुलिस तमाम लोगों से, गांव के लोगों से, हर किसी से पूछताछ करती है, लेकिन दोस्तों पुलिस को कहीं से कुछ भी हाथ नहीं लगता है। उसके बाद में पुलिस फैसला करती है कि रिंकू सिंह की पत्नी का CDR निकाला जाए, क्योंकि आज के ज़माने में दोस्तों पत्नियां बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। अगर किसी पति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जा रही है तो पुलिस का जो शक है सबसे पहले पत्नी के ऊपर जा रहा है। लिहाजा इस केस के अंदर भी ऐसा ही होता है। पुलिस जो थी वो रिंकू सिंह की पत्नी का मोबाइल नंबर लेती है और उसका CDR निकालती है। अब जैसे ही CDR निकालती है तो पुलिस को यहाँ पर एक बहुत बड़ी लीड मिलती है। दरअसल पुलिस को ये पता चलता है रिंकू सिंह की जो पत्नी है ये किसी अरुण सिंह नाम के व्यक्ति से बहुत ज़्यादा बातचीत कर रही है और जिस दिन रिंकू सिंह की मौत हुई है उस दिन भी अरुण सिंह से कई बार इसकी बातचीत हुई है। अब जैसे ही पुलिस को ये पता चलता है तो पुलिस पता करती है कि अरुण सिंह कौन है। अब दोस्तों जब अरुण सिंह के बारे में पता किया जाता है तो पता चलता है कि अरुण सिंह तो इसी रिंकू सिंह का फुफेरा भाई है, जो कि रहने वाला संभल नरौली का था और 25 साल पहले इनका जो परिवार है वो यहीं पर आकर बस गया था और जो कि एक निर्यातक कंपनी में काम करता है, जो बर्तन ये सारी चीज़ें होती हैं जो उसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है उस कंपनी का, उसी कंपनी में ये काम करता है। लिहाजा पुलिस इस फुफेरे भाई अरुण के बारे में छानबीन करती है। जब इसके बारे में छानबीन की जाती है तो पता चलता है कि अरुण का रिंकू सिंह के घर पर बहुत ज़्यादा आना जाना है। लिहाजा उसके बाद में पुलिस जो थी वो रिंकू सिंह को उठा लेती है। रिंकू सिंह को उठाने के बाद में सीधा पुलिस थाने लेके जाती है और इससे पूछताछ की जाती है। रिंकू सिंह पुलिस को शुरुआत में घुमाने की भरपूर कोशिश करता है। वो पुलिस से कहता है कि तुम पुलिस को घुमाने की कोशिश कर रहे हो, तुम लोगों को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हो, कातिल कोई और है और तुम लोग पकड़ किसी और को लाए। लेकिन पुलिस को चूंकि अब जो शक था पुलिस का वो यकीन में बदल चुका था, क्योंकि रिंकू सिंह की जो पत्नी थी वो इस अरुण सिंह के साथ में बहुत ज़्यादा बातचीत किया करती थी। लिहाजा पुलिस वाले अब अरुण सिंह को फ्रंट सीट पर बैठाते हैं और फ्रंट सीट पर बैठाने के बाद में जब इसके साथ में सख्ती से पूछताछ करते हैं तो जो अरुण सिंह था ये पुलिस के सामने टूटता है एंड टूटने के बाद में जो कहानी सुनाता है उस कहानी के हिसाब से अरुण सिंह का रिंकू सिंह के घर पर बहुत ज़्यादा आना जाना था। अब रिंकू सिंह काम के सिलसिले में कभी कभी बाहर भी रहता, तो इसी बीच में अरुण सिंह की रिंकू सिंह की पत्नी के साथ में नज़दीकियाँ हो जाती हैं। जब उसके साथ में नज़दीकियाँ होती हैं तो अवैध संबंध होते हैं, जब अवैध संबंध होते हैं तो मिलना मिलाना शुरू होता है। और दोस्तों जब मिलना मिलाना शुरू होता है तो कहा जाता है कि इश्क और मुश्क ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि छुपाए छुप नहीं पाती, और इस बारे में आखिरकार रिंकू सिंह को पता चल जाता है। दोस्तों जब रिंकू सिंह को इस बारे में पता चलता है तो वो इस बारे में बहुत ज़्यादा विरोध करता है। वो अपनी पत्नी से इस बारे में बात करता है, उससे कहता है कि तुम जो कर रही हो ये रास्ता गलत है और इससे तुम्हारा हंसता खेलता परिवार उजड़ सकता है। वो अपने फुफेरे भाई अरुण सिंह से भी बातचीत करता है। लेकिन दोस्तों अरुण सिंह और रिंकू सिंह की जो पत्नी थी इन दोनों को शायद एक दूसरे की लत लग चुकी थी। भले ही ये रिंकू सिंह के सामने तो ये कहते हैं कि आइंदा से हम लोग नहीं मिलेंगे, लेकिन पीठ पीछे रिंकू सिंह की ये दोनों एक दूसरे से मुलाकातें किया करते, घंटों घंटों फ़ोन पे बातें किया करते। अब जब रिंकू सिंह को ये चीज़ें नागवार गुजरती हैं तो वो अपनी पत्नी के ऊपर सख्ती बढ़ाता है। रिंकू जब अपनी पत्नी के ऊपर सख्ती बढ़ाता है तो उसके बाद में अरुण सिंह का जब रिंकू की पत्नी से मिलना जुलना कम होता है तो यहीं पर वो प्लानिंग करता है और उसको ऐसा लगता है कि अगर रिंकू सिंह की हत्या कर दी जाए तो शायद वो रिंकू सिंह की पत्नी से जब चाहे जब मिल सकता है। इसलिए ये प्लानिंग करता है। 1 अगस्त साल 2025 को जब रिंकू सिंह अपने घर से शाम को जाता है, चोरों के बहाने के चोर कहाँ पर आए हैं कहाँ नहीं आए, तो उसी समय अरुण सिंह जो था वो रिंकू सिंह को अपने घर लेके जाता है एंड वहाँ पे ले जाने के बाद में वो उसको शराब पिलाता है।
अब चूंकि अरुण सिंह एक बर्तन की कंपनी में काम किया करता था, तो वहाँ से बर्तन पर पॉलिश करने वाला एक केमिकल होता है जिससे बर्तन के अंदर चमक आती है। वो केमिकल जहरीला होता है। उस केमिकल को ये रिंकू सिंह की शराब में पिला देता है और उसके बाद में रिंकू सिंह की मौके पे ही मौत हो जाती है। जब उसकी मौत हो जाती है तो उसके बाद में उसकी डेड बॉडी को पुराने अस्पताल के पास फेंकता है और वहाँ से 9-11 हो जाता है। सुबह को जब ये खबर घर वालों को पहुँचती है और घर वालों से पुलिस वालों को पहुँचती है, तो सबको यही लग रहा था कि ये सुसाइड का मामला है। और हैरानी की बात यह थी कि अरुण सिंह पुलिस के सामने आता है। आने के बाद में इस परिवार की तरफ से कंप्लेंट लिखाता है, साथ के साथ पोस्टमार्टम कराने के लिए भी पहल दिखाता है। और बड़ी हैरानी की बात यह थी कि जो रिंकू सिंह की पत्नी जब धरना प्रदर्शन करती हैं रिंकू सिंह की मौत को लेकर, तो उस समय भी अरुण सिंह उस धरना प्रदर्शन में आगे आगे होता है। यानी एक कातिल ऐसा था जो पुलिस को लगातार गुमराह कर रहा था और बढ़ चढ़कर उस परिवार के साथ हिस्सा ले रहा था ताकि पुलिस उस कातिल को ढूंढ सके। लेकिन दोस्तों कातिल तो वही था। बहरहाल दोस्तों, पुलिस ने जब इस पूरे केस का खुलासा किया तो लोग हैरान थे, परेशान थे कि आखिरकार एक व्यक्ति इतना चालाक कैसे हो सकता है, इतना क्रूर कैसे हो सकता है। आप लोग इस पूरी कहानी के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट्स करके बताइएगा। बाकी दोस्तों कल के दिन आप लोगों के कुछ प्यारे प्यारे कमेंट्स हैं, वक्त होता है कि आप लोग के कमेंट्स पढ़ लिए जाएं। सो दोस्तों कल के दिन जो आप लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट्स थे, इसमें मंसूरी भाईजान लिखते हैं, भाई जी हम आपको सऊदी अरब से सुनते हैं। भाई जी आपकी कहानी सुनाने का अंदाज़ बहुत अच्छा है। तो मंसूरी भाईजान जी बहुत बहुत शुक्रिया। बालिश बिहारी हैं लिखते हैं, मलिक साहब जी नमस्कार सर जी। शुक्रिया मेरे भाई। सिद्दीक अहमद हैं लिखते हैं, मलिक साहब कहानी सुनने वाले सभी भाइयों से मेरी गुजारिश है कि अपने सिर्फ एक दोस्त के साथ इनकी कहानी को शेयर करें और उसके बाद में इनके जो व्यूवर्स हैं उनकी गिनती लगातार बढ़ती जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमारे व्यूवर्स को एक रास्ता दिखाया। मोहम्मद रियाज लिखते हैं, नाइस स्टोरी सर जी, देसी अंदाज़ है आपका, सब लोग अच्छा समझ जाते हैं। आपकी कहानी का अंदाज़ बहुत अच्छा है, समझाने का भी बहुत अच्छा है। शुक्रिया भाई। अंसारी अली जी प्यारा सा कमेंट्स करते हैं, लिखते हैं जनाब अस्सलाम वालेकुम। तो बहुत बहुत शुक्रिया। रहमत अंसारी हैं और अपना प्यारा सा कमेंट्स करते हैं। मंसूरी भाईजान जी कमेंट्स करते हैं और उसके बाद में खान अकील लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम शाबिज भाई, कहानी बहुत अच्छी है। तो खान अकील जी मेरे भाई शुक्रिया आपका। अल वफा जी कमेंट्स करते हैं। करण रावत जी कमेंट्स करते हैं। संदीप गल्ला है लिखते हैं, सर न्यूजीलैंड से आपकी स्टोरी सुन रहा हूँ, मेरी पूरी फैमिली आपकी स्टोरी सुनती है, लव यू ब्रो। तो संदीप गल्ला जी मेरे भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आपकी फैमिली का भी बहुत बहुत शुक्रिया। राजू सोलंकी हैं लिखते हैं, लव यू मलिक भाई, नाइस स्टोरी। तो राजू सोलंकी जी मेरे भाई शुक्रिया। उसके बाद में अराफात ऑफिशियल हैं लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम शाबिज भाई, प्रेयर्स फॉर यू। तो शुक्रिया मेरे भाई। उसके बाद में राज भारत हैं लिखते हैं, लव यू भाई। तो शुक्रिया मेरे भाई। बालिश बिहारी हैं लिखते हैं, मलिक साहब जी नमस्कार, आजकल मर्डर ज़्यादा हवस के चलते हो रहे हैं। शुक्रिया मेरे भाई। सुल्त्यागी हैं लिखते हैं, रेनू सुल्त्यागी शाना बुलंदशहर से कहानी सुनते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में अगला जो कमेंट्स है ये कमेंट अंसारी अली का है लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम जनाब, सलामत रहिए। इंसान कितना जालिम हो गया है, उसे ना दीन का खौफ है और ना दुनिया का, अल्लाह रहम फरमाए। तो अंसारी अली जी मेरे भाई बहुत बहुत शुक्रिया। धीरज सिंह है लिखते हैं, जय श्री राम मलिक भाई, नाजायज़ रिश्तों की यही कहानी है भैया। कल हम आपकी स्टोरी नहीं सुन पाए क्योंकि पार्टी कर रहे थे, तो ज़रूर पार्टी करें क्योंकि कभी कभी पार्टी करना भी सही होता है। शुक्रिया आपका। करण रावत जी अपना प्यारा सा कमेंट्स करते हैं। एसके खान लिखते हैं, अच्छी स्टोरी है, अंदाज़ भी अच्छा है, आवाज़ भी अच्छी है। शुक्रिया भाई। तो एसके खान जी शुक्रिया मेरे भाई। रहमत अंसारी हैं लिखते हैं, रहमत अंसारी गुरुग्राम से कहानी सुन रहा हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। शहाबुद्दीन जी प्यारा सा कमेंट्स करते हैं। सुरेश कुमार जी कमेंट्स करते हैं। मनदीप वर्मा की पत्नी है और जिनका नाम है प्रदीप वर्मा, वो प्यारा सा कमेंट करती हैं, लिखती हैं, सर जी अपनी हेल्थ के लिए काओ का मिल्क लिया करो, कोल्ड और फीवर दोनों के साइड इफ़ेक्ट नहीं होने देता। मैं भी विलेज में अपनी मम्मी के घर जाकर पीती हूँ, बिटिया को भी पिलाती हूँ। तो बहुत बहुत शुक्रिया बहन, आपने बताया। इम्तियाज़ शाह लिखते हैं, स्टोरी अपलोड नहीं हुआ क्या सर? स्टोरी अपलोड हो गया था, हो सकता है कि आप लोगों तक लेट पहुंचाओ। खेमराज भट्टी हैं लिखते हैं, नाइस स्टोरी सर जी। खेमराज गुज्जर छिट्टी जीबी नगर यूपी 16 से कहानी सुनते हैं। नसीर अहमद जी कहानी सुनते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम शाबिज भाई, कैसे हो? तो भाई मैं ठीक हूँ, आप बताएं कैसे हैं? मोहम्मद राशिद हैं लिखते हैं, कितने घंटे में व्यूज़ काउंट होता है? तो मोहम्मद राशिद जी व्यूज़ तो तुरंत काउंट हो जाता है। SKD 25 में लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम भाई, मेहनत करें बस, बाकी सब अल्लाह पर छोड़ दें, एक दिन ज़रूर तरक्की करोगे। तो शुक्रिया मेरे भाई। नरगिस बानो हैं लिखती हैं, सर जी राजस्थान बूंदी ज़िले से मैं सोनू सिंह हरा का मर्डर हुआ है 4 अगस्त को। मैं चाहती हूँ कि आप उस मर्डर को सुनाएं, तो उसमें अभी बहुत सारी चीज़ें आना बाकी हैं, मैं सुनाऊँगा। SK खान लिखते हैं, मलिक भाई शुक्रिया, आपकी आवाज़ अच्छी है, अंदाज़ भी अच्छा है। शुक्रिया मेरे भाई। सचिन चौधरी जी, करण रावत जी अपना प्यारा सा कमेंट्स करते हैं। सो दोस्तों ये कुछ प्यारे प्यारे कमेंट्स थे जो कल के दिन आप लोगों ने किए थे। आशा करता हूँ कि आज की जो कहानी है ये आप लोग को ज़रूर से ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक करिएगा, दोस्तों और मित्रों के साथ में ज़रूर शेयर करिएगा। बाकी दोस्तों मिलते हैं कल के दिन किसी और स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।